जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हम आपको बताएंगे बायोलॉजी कुछ मोस्ट क्वेश्चन। कल पेपर है ना बायोलॉजी का, बीएससी एजी फर्स्ट सेमेस्टर वालों का, इसीलिए कुछ ऐसे क्वेश्चन लाए हैं जो आपको पूरे क्वेश्चन फंसेंगे। बस देखते रहिए, मेन क्वेश्चन फंसेंगे जो। चलो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि स्टार्ट करते हैं कहाँ से, कोशिका विभाजन से। ठीक, कोशिका विभाजन से स्टार्ट करते हैं, सेल डिवीजन। ओके, माइटोसिस और मियोसिस से स्टार्ट करते हैं। अगर क्वेश्चन आ जाए कि कोशिका विभाजन यानी कि सेल की खोज किसने की थी, अगर ऑप्शन में आए सेल की खोज किसने की थी दोस्तों, ये रॉबर्ट हुक ने की थी। ठीक है, 1665 में। उसके बाद में केंद्रक आ जाए, केंद्र की खोज किसने की थी, केंद्र की खोज किसने की थी, ये रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। इसमें लोगों को कंफ्यूजन रहता है। देखो, कोशिका खोज रॉबर्ट हुक ने की थी और केंद्र की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। ठीक है, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो, एक क्वेश्चन बड़ा मेन क्वेश्चन है कि समसूत्री इसमें कौन होता है, इसमें सेल डिवीजन होता है, एक समसूत्री एक अर्धसूत्री। ठीक, इनको दोनों में हम जल्दी जल्दी आपको मतलब कि एमसीक्यू के हिसाब से क्वेश्चन बताते जा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद में यही लिख रहे हैं। देखो यहाँ ये है अर्धसूत्री, क्या है ये, अर्धसूत्री। अर्धसूत्री कोशिका विभाजन ये। उसके बाद में है समसूत्री, समसूत्री समसूत्री कोशिका कोशिका विभाजन। ठीक है, ये अर्धसूत्री कोशिका विभाजन है ना। क्या है ये, अर्धसूत्री। ये समसूत्री है, ये अर्धसूत्री है। अगर आ जाए कि समसूत्री खोज किसने की थी, समसूत्री खोज किसने की थी दोस्तों, ये की थी डब्ल्यू फ्लेविंग ने। किसने की थी, डब्ल्यू फ्लेविंग ने। ठीक है, इसकी खोज की थी डब्ल्यू फ्लेविंग ने। अगर आ जाए इसकी खोज किसने की थी दोस्तों, इसकी खोज की थी फार्मर मूरे ने। किसने की थी दोस्तों, फार्मर मूरे ने की थी। ठीक है, तो दोस्तों अर्धसूत्री विभाजन खोज की थी फार्मर मूरे ने, लेकिन जो इसका शब्द दिया था, ये शब्द दिया स्ट्रासबर्गर ने दिया था। किसने दिया था, स्ट्रासबर्गर ने दिया था। ये शब्द दिया था स्ट्रासबर्गर ने शब्द दिया था। ठीक है, इसका शब्द दिया था स्ट्रासबर्गर ने। अब आते हैं हम लोग आगे थोड़ा। एक क्वेश्चन आ जाए, समसूत्री विभाजन कहाँ पे होता है, समसूत्री विभाजन कहाँ पे होता है दोस्तों। समसूत्री विभाजन जंतुओं में होता है, पौधों में होता है। ठीक है, जंतुओं में, हम लोगों में और पौधों में। ठीक है, इनमें समसूत्री विभाजन होता है। अब आ जाए कि कोशिका विभाजन किस में। देखो, कोशिका समसूत्री विभाजन को काय कोशिका भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, इसे हम लोग काय कोशिका भी कहते हैं, काय कोशिका। ठीक है, समसूत्री विभाजन काय कोशिका। उसके बाद में ये कहाँ होता है दोस्तों, अर्धसूत्री विभाजन। ये दोस्तों होता है जनन कोशिकाओं में। ठीक है दोस्तों, ये होता है जनन कोशिकाओं में। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगर क्वेश्चन आ जाए उसके बाद में क्या क्वेश्चन है कि दोस्तों ये समसूत्री विभाजन जो है ये सबसे बड़ी अवस्था मानी जाती है। ठीक है, क्या मानी जाती है, सबसे बड़ी अवस्था मानी जाती है। इसीलिए से इसमें एकमात्र कोशिका से दो पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है। इसमें एकमात्र कोशिका से दो पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है। ठीक है, इसमें एकमात्र कोशिका दो पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है। इसमें एकमात्र कोशिका से चार पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है। एकमात्र कोशिका से चार पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है, चार पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है। ठीक है दोस्तों, इसमें एकमात्र कोशिका दो पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है, इसमें एकमात्र कोशिका से चार पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है। उसके बाद में एक क्वेश्चन आता है कि ये एकमात्र कोशिका, ये जैसे कि है, ठीक है, मान के चले जैसे कि एकमात्र कोशिका मतलब कि ये एक सेल है। ठीक है, इसमें एकमात्र कोशिका दो पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होगा। ठीक है, इसमें एकमात्र कोशिका दो पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होगा। ये जो है ये अपने मात्र कोशिका के संख्या में आधी रह जाती है। कितनी रह जाती है, ये जो है ये तो दो हो जाएगी। अब इसमें जो है ये अपनी मात्र कोशिका से आधी कोशिका रह जाती है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन क्या आता है कि जो समसूत्री विभाजन है इसको पढ़ने के लिए क्या है, इसको पढ़ने के लिए कितने भागों में बांटते हैं, ये आपको हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक, अगर लिखा ना हो तो स्क्रीनशॉट या फिर याद कर लें, लिख लें। जैसे कि हम लोग लिखते हैं कि समसूत्री विभाजन जो है इसको पढ़ने के लिए कितने भागों में बांटते हैं दोस्तों। देखो, समसूत्री विभाजन यहाँ से लिखे दे रहे हैं। ठीक है, जो ये समसूत्री विभाजन है ना, इसको हम पढ़ने के लिए चार भाग। देखो, क्वेश्चन पार्सल आया था, क्या आया था क्वेश्चन, इसको कितने भागों में बांटते हैं, इसकी चार अवस्थाएं होती हैं। ठीक है, इसको ये बड़ी अवस्था होती है, इसको पढ़ने के लिए कितनी होती है, एक होती है प्रोफेज, एक होती है मेटाफेज। ठीक है, एक होती है प्रोफेज मेटाफेज, एक होती है एनाफेज, एक होती है टीलोफेज। ठीक, प्रोफेज मेटाफेज एनाफेज टीलोफेज। अब यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे बहुत सारे। क्या क्वेश्चन बनेंगे, सबसे बड़ी अवस्था प्रोफेज, सबसे बड़ी अवस्था होती है प्रोफेज। और सबसे छोटी अवस्था कौन होती है, सबसे छोटी अवस्था होती है एनाफेज। सबसे छोटी अवस्था कौन होती है, एनाफेज।
और मध्य की अवस्था कौन होती है? मध्य की अवस्था होती है मध्य, ये मेटाफेज कौन उसकी अवस्था होती है? मध्य की अवस्था होती है। समझिए, पढ़ने के लिए ये अच्छी मानी जाती है मेटाफेज। अब हम आपको बताएं, जो प्रोफेज है, जो प्रोफेज कोश का विभाजन है, ठीक है, ये आपको पता हो गया। अब उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो, अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। एग्रीकल्चर के ऐसे ही आपको वीडियो मिलते रहेंगे टाइम पर, ठीक है दोस्तों। देखो, समसूत्री विभाजन की चार अवस्थाएं होती, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। ये क्रम से याद रखना, ना तुम ना समझे कि प्रोफेज की जगह मेटाफेज रख दिया ऐसे। देखो, क्वेश्चन पार्सल ऐसे आप लोगों ने गलत कर दिया था। देखो क्या क्वेश्चन था, प्रोफेज, मेटाफेज, मेटाफेज, और उसके बाद एनाफेज, टीलोफेज, टीलोफेज, ठीक है। अब यहाँ से क्वेश्चन देखो, ये क्रम से रहना चाहिए, गिनती नहीं अलग होनी चाहिए ना, क्योंकि कोश का विभाजन एक रासायनिक क्रिया होती है, अगर इसमें गड़बड़ी हो गई तो फिर दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए प्रोफेज, मेटाफेज, इसीलिए क्रम से रहना चाहिए। क्वेश्चन क्या आया था एग्जाम में कि कोश का विभाजन की चार अवस्थाएं कौन कौन सी हैं? चार अवस्थाएं कौन कौन सी है? चार अवस्थाएं प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज होने तो चाहिए थी ऐसे ही, लेकिन ऑप्शन में क्या था? ऑप्शन में देखो क्या था, ऑप्शन में था मेटाफेज, मेटाफेज, ठीक है। उसके बाद प्रोफेज, टीलोफेज और एनाफेज, ऐसे चार ऑप्शन दिए गए थे। अब बोलना था इसमें सही कौन है, तो सही हो जाता कौन नंबर पर? पहला नंबर पर प्रोफेज, फिर उसके बाद मेटाफेज, फिर उसके बाद में पहले प्रोफेज होता है, फिर मेटाफेज, फिर एनाफेज, फिर टीलोफेज, ऐसे सही होता है, ठीक है। इसीलिए क्रम से याद रखना आप लोग। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, देखो आगे अर्धसूत्री विभाजन हो गया। अर्धसूत्री विभाजन को किसने की थी? फर्मान मूर ने की थी। अब आगे बढ़ते हैं। देखो, अर्धसूत्री विभाजन जो है, इसको पढ़ने के लिए भी इसको हम चार भागों में बांटते हैं, ठीक है। कितने भागों में बांटते हैं? चार भागों में बांटते हैं। कौन कौन सी? एक प्रोफेज फर्स्ट, ठीक, प्रोफेज फर्स्ट। उसके बाद मेटाफेज, इसमें फर्स्ट जुड़ जाता है। अर्धसूत्री विभाजन में फर्स्ट जुड़ जाता है, उसमें फर्स्ट नहीं होता है। समसूत्री विभाजन में फर्स्ट नहीं होता है, इसमें फर्स्ट जुड़ जाता है। प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, ध्यान से समझना, मेटाफेज फर्स्ट, प्रोफेज, मेटाफेज और एक एनाफेज, ठीक है, एनाफेज। उसके बाद में एक आता है टीलोफेज। क्या है? टीलोफेज, ठीक। वीडियो को शेयर कर दें जल्दी जल्दी, आपको लोगों को, सब लोगों दोस्तों को मिल जाए, ठीक है। कमेंट में लिखें, जितने लोग जुड़े हैं कमेंट में लिखें कि प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, जिसमें सबसे बड़ी अवस्था होती है कौन होती है? देखो, चाहे समसूत्री विभाजन की कहे, चाहे अर्धसूत्री विभाजन की कहे, सबसे बड़ी अवस्था होती है प्रोफेज, ठीक है। सबसे बड़ी अवस्था कौन होती है? सबसे बड़ी अवस्था प्रोफेज ही होती है। अब हम लोग आपको बताएं कि जो प्रोफेज अवस्था होती है, ये जो प्रोफेज अवस्था होती है, इसको हम लोग 5 भागों में बांटते हैं पढ़ने के लिए। अब ध्यान से समझना, कौन जो प्रोफेज अवस्था होती है, देखो प्रोफेज क्या है? प्रोफेज फर्स्ट, इसकी 5 अवस्थाएं होती हैं, समझ गए? इसकी कितनी अवस्थाएं होती हैं? 5, ऐसे याद रखना। ये क्वेश्चन भी पार्सल आया था। लेप्टोटीन, ठीक है। इसके बाद में जाइगोटीन, उसके बाद में पेचिटीन, उसके बाद में डिप्लोटीन, उसके बाद में डाइकाइनेसिस। क्या है? डाइकाइनेसिस, ठीक है। अब आएगा मजा। लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेचिटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस, ये क्वेश्चन आया था। ये भी लाइन से याद होना चाहिए, ये नहीं कि लेप्टोटीन की जगह जाइगोटीन आता, तुमने कर दिया लेप्टोटीन की जगह तुमने कर दिया पेचिटीन, ये गलत हो जाएगा। क्रम से याद रहना, क्योंकि क्रम से ही क्वेश्चन आ जाता है। एग्जाम में कल आ जाए कि इसकी जो क्रम बताइए, इसका कैसा क्रम होना चाहिए, ठीक है। अगर आपको क्रम आता नहीं तो गलत हो जाएगा, इसीलिए इसको क्रम से याद रखना। पहले लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेचिटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस, ठीक है। ऐसे याद रखो। देखो, लता जरा पानी दे दे, ठीक है। ला से लेप्टोटीन, ठीक है। ला से लेप्टोटीन, जरा से जाइगोटीन, पा से पेचिटीन, डा से डिप्लोटीन, दे दो डाइकाइनेसिस, ठीक है। लता जरा पानी दे दो, ला से, ऐसे याद रखना आप लोग, ठीक है। उसके बाद में आते हैं आगे कि क्वेश्चन आता है कि क्रॉसिंग ओवर किस में होता है? क्रॉसिंग ओवर किस में होता है? पेचिटीन में क्या होता है दोस्तों? क्रॉसिंग ओवर होता है। क्वेश्चन अगर आ जाए कि कल अगर क्वेश्चन आ जाए कि क्रॉसिंग ओवर किस में होता है? पेचिटीन में क्रॉसिंग ओवर होता है, ठीक है। उसके बाद में अगर क्वेश्चन आ जाए कि क्याज मेटा किस में बनते हैं? क्याज
क्याजमेटा डिप्लोटीन में बनते हैं। क्या वो दोस्तों? क्याजमेटा। क्याजमेटा क्याजमेटा किस में बनते हैं? डिप्लोटीन में क्याजमेटा बनने शुरू हो जाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन क्या है? देखो एमसीक्यू क्वेश्चन ऐसे जल्दी जल्दी हम आपको बताते दे रहे हैं, याद रखना, ठीक है। रिवाइज ये मानो समझ लो, एक रिवीजन क्लास है ये, समझ गो। क्योंकि अगर देखो इसकी वीडियो बनाते हैं तो इस सिर्फ समसूत्री विभाजन की भी 1 घंटे की क्लास हो जाती, अर्धसूत्री विभाजन की आधे घंटे क्लास हो जाती, अलग अलग अगर बनाते हैं चैप्टर के वाइज। लेकिन हम बायोलॉजी के जितने क्वेश्चन बनते हैं सारे क्वेश्चन बताते चल रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन आ जाए कि कल क्वेश्चन मतलब कि क्वेश्चन कल आ जाए कि जीव द्रव की खोज किसने की थी? जीव द्रव की खोज किसने की? जीव द्रव की खोज किसने की थी? इसकी खोज की थी डुजार्डिन ने। किसने की थी? डुजार्डिन ने की थी, ठीक है। डुजार्डिन ने की, इसकी खोज की थी डुजार्डिन ने। कब की थी? 1835 में। सन भी याद रखना, 1835 में की थी। 1835 में की थी। और देखो इसकी खोज डुजार्डिन ने की थी, लेकिन इसका जो नाम दिया था ये पुरकिंजे ने दिया था। किसने दिया था? पुरकिंजे ने दिया था, ठीक है। देखो हिंदी ज़्यादा अच्छी अरे मतलब कि बायोलॉजी पढ़ रहे हो ना, तो हिंदी पढ़ना ही रहे हो, तो इसीलिए अगर गलत हो जाए मात्रा तो क्षमा करना। पुरकिंजे ने की थी इसकी खोज है। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। देखो एक क्वेश्चन और आया था, जो क्वेश्चन मोस्ट क्वेश्चन है वो ये हम आपको बताएंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया को हिंदी में क्या कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को हिंदी में क्या कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को हिंदी में क्या कहते हैं? इसको सूत्र कणिका कहते हैं। क्या कहते हैं? सूत्र कणिका कहते हैं दोस्तों, ठीक है। इसको सूत्र कणिका। अगर क्वेश्चन आया कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? ये अल्टमान ने की थी। किसने की थी दोस्तों? अल्टमान ने की थी। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी अल्टमान ने, ठीक है। उसके बाद में एक क्वेश्चन और आता है दोस्तों, राइबोसोम की खोज किसने की थी दोस्तों? देखो क्वेश्चन आता है एक राइबोसोम, ठीक है। राइबोसोम की खोज किसने की दोस्तों? ये की थी पैलाडे ने। किसने की थी? पैलाडे ने की थी, ठीक है दोस्तों। पैलाडे ने की थी। ये खोज किसने की थी दोस्तों? पैलाडे ने। देखो पादप कोशिकाओं में खोज की थी पैलाडे ने, लेकिन जंतु कोशिकाओं किसने की थी? जंतु बोले तो जंतु ने किसने की? जंतु कोशिकाओं किसने की? रॉबिन्स ब्राउन ने की थी, ठीक है। रॉबिन्स ब्राउन ने की थी। देखो पादप कोशिकाओं में बोले तो इसकी पादप कोशिकाओं में खोज की थी पैलाडे ने। अगर जंतु कोशिकाओं में बोले तो जंतु कोशिकाओं में खोज की थी रॉबिन्स ब्राउन ने, ठीक है। और एक और क्वेश्चन आता है दोस्तों कि 70S राइबोसोम मतलब कि दोस्तों एक क्वेश्चन आता है यूकैरियोटिक कोशिका और प्रोकैरियोटिक कोशिका, ठीक। इसमें क्या अंतर है हम आपको बताते हैं। यूकैरियोटिक कोशिका और प्रोकैरियोटिक कोशिका। देखो यूकैरियोटिक कोशिका एक आता है प्रोकैरियोटिक कोशिका। क्या है? प्रोकैरियोटिक कोशिका, ठीक है। अब क्वेश्चन आएगा, यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे बनेंगे, एमसीक्यू क्वेश्चन यहाँ से बहुत सारे बनेंगे कि किसमें माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होती है और किसमें माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित नहीं होती है, और किसमें सेलुलोज पाया जाता है, किसमें सेलुलोज नहीं पाया जाता, किसमें हिस्टोप्रोटीन होती है, किसमें हिस्टोप्रोटीन नहीं होती है, ठीक है। इसका औसत गुणांक कितना होता है किससे? देखो इसीलिए मैं आपको बताऊंगा दोस्तों कि देखो राइबोसोम जो दोस्तों है ना, राइबोसोम हिस्टोप्रोटीन मतलब कि दोस्तों यूकैरियोटिक कोशिका। यू मान ऐसे याद रखो, यूकैरियोटिक कोशिका, यू यानी कि यू से याद रखो, यू, ठीक है। यू तो यू मतलब कि यू से याद रखो यूकैरियोटिक कोशिका। यूकैरियोटिक कोशिका में सब माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होगी। इसमें क्या होगा? इसमें माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होगी, ठीक है। यूकैरियोटिक कोशिका माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होती है, और उसके बाद प्रोकैरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होती है, ठीक। ऐसे याद रखो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में आते हैं इसमें गाल्जी काय बॉडी, ठीक है। गाल्जी काय बॉडी, इसमें गाल्जी काय बॉडी उपस्थित होती है, ठीक है। इसमें गाल्जी काय बॉडी उपस्थित होती है, और इसमें गाल्जी काय बॉडी उपस्थित नहीं। 70S राइबोसोम क्वेश्चन आ जाए, 70S राइबोसोम, ठीक है। इसका होता है यूकैरियोटिक 70S राइबोसोम। इसका जो होता है इसका होता है 80S राइबोसोम, ठीक है। राइबोसोम इसका 70 होता है, इसका 80 होता है, ठीक। उसके बाद में दोस्तों क्वेश्चन क्या आ रहा था कि तारकाय की खोज किसने की थी? तारकाय जो होता है ना, इसकी खोज किसने की थी? तारकाय की खोज किसने की थी? इसकी खोज की थी बोवेरी ने, ठीक दोस्तों। इसकी खोज किसने की थी? बोवेरी ने। इसकी खोज की थी बोवेरी ने। अब हम लोग आते हैं कि
देखो एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन शायद आ जाए कि डीएनए में क्षार कितने होते हैं। डीएनए इसकी खोज बता दीजिए किसने किसने की थी दोस्तों। इसकी खोज किसने की थी दोस्तों। इसकी खोज की थी स्ट्रासबर्गर ने, ठीक है। स्ट्रासबर्गर ने खोज की थी। शब्द किसने दिया था, बार्डियर ने इसका शब्द दिया था। बार्डियर ने डीएनए खोज की थी, स्ट्रासबर्गर ने शब्द दिया था बार्डियर ने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हम आपको बता रहे हैं कि डीएनए में 4 क्षार पाए जाते हैं। कौन, एक एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन और साइटोसिन, ठीक है। एडेनिन जुड़ता है थाइमिन से डबल बॉन्ड से, और ग्वानिन जुड़ता है साइटोसिन से ट्रिपल बॉन्ड से, ठीक है। अब क्या अंतर है मैं आपको बताने जा रहा हूं कि डीएनए में एडेनिन की जगह थाइमिन होता है, और जो एक आरएनए होता है ना, इसकी एडेनिन की जगह इससे क्या होता है दोस्तों, इसकी जगह मैंने यूरेसिल होता है। एडेनिन की जगह थाइमिन हो जाता है, इसमें एडेनिन की जगह यूरेसिल हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और है। क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन है कुल का। अब हम लोग आते हैं कुल पर, क्योंकि हम लोगों के सिलेबस में 3 कुल हैं, 3 कुल आपको पढ़ने हैं। एक कौन सा है, क्रूसीफेरी। कुल से क्वेश्चन आएंगे, ये मत समझ रहे क्वेश्चन नहीं आएंगे, कुल से क्वेश्चन कल आएंगे। एक क्रूसीफेरी है, एक है ग्रेमिनी, एक क्रूसीफेरी है, एक कौन है, एक है फवेसी, ठीक। एक है क्रूसीफेरी, एक ग्रेमिनी, एक है फवेसी। अब शायद क्वेश्चन आ जाए कि इसका दूसरा नाम बताइए। इसका दूसरा नाम है ब्रेसिकेसी। क्या है, ब्रेसिकेसी, ठीक। इसका दूसरा नाम है ब्रेसिकेसी। और इसके बाद ग्रेमिनी का दूसरा नाम क्या है, पोएसी है, ठीक है। इसका पोएसी है। और फवेसी का दूसरा नाम क्या है, लेग्यूमिनेसी है, ठीक। यहाँ से क्वेश्चन इतना हो गया, 3 क्वेश्चन आपके यहाँ से बन गए। शायद आ जाए कि अरहर का वनस्पति नाम बताइए। अरहर का वनस्पति नाम क्या होता है, बॉटनिकल नेम क्या होता है, केजनस का जान होता है, ठीक। और कुल होता है फवेसी होता है अरहर का, ठीक। ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। शायद आ जाए कि सेम का क्या होता है, सेमी की जिसे आप सेमी कहते हैं, इसका बॉटनिकल नेम क्या होता है, डोलिकप लवलव होता है, ठीक दोस्तों, डोलिकप लवलव होता है। और शायद आ जाए कि शीशम का वनस्पति नाम क्या होता है दोस्तों, शीशम का क्या होता है, डलबेजिया सीसो होता है। क्या होता है, डलबेजिया सीसो होता है, ठीक। डलबेजिया सीसो होता है इसका बॉटनिकल नेम। इसका क्रूसी लेग्यूमिनेसी में है ना, इसीलिए। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपको ऐसे ही आपको टाइम से एग्रीकल्चर से मोस्ट क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे, ठीक। अब हम इस पे बात कर ले इसकी दोस्तों क्रूसीफेरी की। कौन सी, क्रूसीफेरी की हम लोग बात कर लें कि दोस्तों इसकी क्रूसीफेरी का इसकी जो जड़ है, ये जड़ कैसी है दोस्तों, इसकी जड़ जो है मूसला जड़ है दोस्तों। कैसी जड़ है दोस्तों, इसकी जड़ जो है इसकी मूसला जड़ है। अगर आ जाए कि इसका पुष्प कैसा है, इसका पुष्प असीमांशी है। कैसा है, असीमांशी है, ठीक दोस्तों। इसका फल कैसा है, इसका मतलब कि क्रूसीफेरी, एक बात याद रखना, चाहे आपसे कोई देखो, चाहे मूली का पूछ दे कि मूली का क्या होता है, मूली का बॉटनिकल नेम क्या होता है, रेफनस सटाइवस होता है, ठीक है। रेफनस सटाइवस होता है मूली का, ठीक है। उसके बाद में ऐसे बहुत से क्वेश्चन बनते हैं, इसीलिए इसका फल का प्रकार कैसा है, इसका फल का प्रकार होता है सिलिकुआ। इसका फल का प्रकार होता है सिलिकुआ होता है इसके फल का प्रकार, ठीक है। उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों कि क्रूसीफेरी, देखो क्रूसीफेरी के पौधे जो बॉटनिकल नेम है, ये आप याद रखना। एक आती है पीलो सरसों, एक आती है काली सरसों, ठीक। एक पीली सरसों, एक काली सरसों, और एक दोस्तों क्या है, एक सफेद सरसों है, ठीक दोस्तों। एक क्या है, एक सफेद सरसों है। अब यहाँ से शुरू होता है। पीली सरसों का बॉटनिकल नेम क्या होता है, ब्रेसिका कंपोजिटिव, आपको पता होगा। और काली सरसों का क्या होता है, ब्रेसिका नाइग्रा होता है दोस्तों। क्या होता है दोस्तों, ब्रेसिका नाइग्रा होता है। मैंने इसकी बॉटनिकल नेम की एक सरसों की एक खेती पढ़ाई है अपने वीडियो में, अगर आपने नहीं देखी वो वीडियो मेरे चैनल में डली है, वो देख लें, मेरे चैनल को देखें। उसके बाद में सफ़ेद इसका क्या होता है दोस्तों, इसका होता है ब्रेसिका अल्वा, ठीक।
ठीक, देखो पीली को ब्रेस का कंपोजिट, काली को ब्रेस का नायिका और सफेद को ब्रेस का अलवा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में गोभी, यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है कि शायद अगर आपसे पूछ ले कि गोभी का बोट क्लेम क्या होता है दोस्तों, इसका क्या होता है दोस्तों, ब्रेसिका कंपोजिटिव, ब्रेसिका ओलेरेसिया वैरायटी कैपिटाटा। ठीक, यहाँ से याद रखना। ठीक है, पात गोभी, ब्रेसिका ओलेरेसिया वैरायटी कैपिटाटा, क्योंकि ब्रेसिका ओलेरेसिया ये तो सेम ही है, वैरायटी चेंज हो जाती है, वैरायटी कैपिटाटा। उसके बाद में सिर्फ गोभी, ये पात गोभी थी, ये गोभी थी, इसका ब्रेसिका ओलेरेसिया वैरायटी बोर्टाटिस है। क्या है, ब्रेसिका ओलेरेसिया वैरायटी बोर्टाटिस है। देखो ब्रेसिका ओलेरेसिया वैरायटी कैपिटाटा। अब गोभी का जो गोभी हम लोग खाते हैं, ब्रेसिका ओलेरेसिया वैरायटी बोर्टाटिस, एक आता है गांठ गोभी, एक क्या है गांठ गोभी। इसका क्या है, इसका है ब्रेसिका ओलेरेसिया वैरायटी कोलोरापा है। क्या है, वैरायटी कोलोरापा, वैरायटी सारे में चेंज हो जाएगी, वैरायटी कोलोरापा है। ठीक है, जाति एक रहेगी, वंश चेंज होएगा। ठीक है, उसके बाद में देखो हो गया पात गोभी का ब्रेसिका ओलेरेसिया वैरायटी कैपिटाटा, उसके बाद गोभी का ब्रेसिका ओलेरेसिया वैरायटी बोर्टाटिस याद, और गांठ गोभी का वैरायटी ब्रेसिका ओलेरेसिया वैरायटी कोलोरापा। ठीक, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। वीडियो आपको अच्छी लग रही है लाइक करना ना भूलें, लाइक सब्सक्राइब करें। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं कि देखो एक क्वेश्चन यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है कि क्रूसीफेरी का जो पुष्प है, इसका पुष्प सूत्र कैसा है दोस्तों, पुष्प, शायद पुष्प सूत्र पूछते हैं आपसे, इसका पुष्प सूत्र कैसा है इसका दोस्तों, इसका पुष्प सूत्र कैसा है दोस्तों, EBR त्रिज्या सम्मित, तल्पुंज 4 है, उसके बाद में कुमंग है 2+4 है, उसके बाद में गायनोसियम है 2 है। ठीक, ये सूत्र है। देखो EBR त्रिज्या सम्मित इसे कहते हैं, इसे द्विलिंगी कहते हैं, यानी कि मेल और एंड फीमेल। उसके बाद में कहते हैं बृहद दलपुंज, करोला है ये। ठीक है, 2+2 है। उसके बाद कोलोरापा है, ये दलपुंज है। उसके बाद कुमंग है, ये 2+4 में रहता है। उसके बाद गायनोसियम है, ये जयांग है, ये 2 रहता है, बंद 2 रहता है। ये आपको आता नोट कर लें। ठीक है, क्योंकि पुष्प सूत्र कल पूछे जा सकते हैं। उसके बाद हम लोग आते हैं इस पे गढ़ पे आते हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछ दे दोस्तों कि इसका गढ़ कौन है, देखो इसका जो गढ़ है ये क्या है दोस्तों, पाइराइड्स है। क्या है दोस्तों, इसका गढ़ पूछते हैं आपसे गढ़ पूछते, इसका गढ़ क्या है, पाइराइड्स है। ठीक है, उसके बाद में हम आते हैं। तो आपको अच्छी लगी लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। अगर आप चाहेंगे तो इसका दूसरा पार्ट आज शाम को भी डाल देंगे। ठीक।